नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ भूपेंद्र कुलदीप जी की रचना का अंतिम भाग। हेलो। हाँ कौन? मैं गगन बोल रहा हूँ। शेखर सर। ओ हाँ गगन सर, बोलिए, किसे ढूंढ रहे हैं आप? आभा मैडम को। हाँ, पर तुम्हें कैसे मालूम? शेखर आश्चर्यचकित था, क्योंकि वो मेरे पास है। उसकी आवाज़ खुखार हो गई थी। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई आभा को छूने की? शेखर चिल्लाया। मधु और रमा एकदम शॉक्ड थे। फोन स्पीकर पर करो शेखर, रमा बोली। शेखर ने स्पीकर ऑन कर दिया। छूने की क्या बात है सर, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, गगन बोला। मैं तुझे जान से मार दूंगा कमीने। कहाँ है तू, बता। शेखर गुस्से में तमतमा रहा था। बताऊंगा बताऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। मुझे सिर्फ रमा चाहिए। रमा दे जा, आभा ले जा। रमा हस्त परबती। रमा? रमा से तुम्हें क्या मतलब है? रमा से मैं शादी करूंगा। रमा मुझे पसंद है। रमा एकदम हैरान थी। कमीने, तू तो आभा को क्यों उठाकर ले गया जब तुझे मैं चाहिए थी? रमा बीच में चिल्लाते हुए बोली। क्योंकि तुम्हें उठाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आज शेखर और आभा की बातचीत मैंने छत पर सुन ली थी। जब वो नीचे आ रही थी तो स्टोर के पास से ही उनको उठाकर वैन में डाल दिया। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! रुक, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, रमा चिल्लाई। ऐसा मत करिए मैडम, उसे आभा की जान भी जा सकती है। ध्यान रहे, मेरे पास पिस्टल भी है। अच्छा ठीक है, तो बता कहाँ आना है, मैं आने के लिए तैयार हूँ, रमा जोर से चिल्लाई। ये क्या बोल रही हो रमा? शेखर बोला। नहीं शेखर, मेरी वजह से आभा की में है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोग तकलीफ में आओ। तुम बताओ गगन, मुझे कहाँ आना है? ये हुई ना बात। मुझे तो भेजा ही गया था मैडम आपके लिए। मतलब? रमा आश्चर्यचकित होते हुए पूछी। मतलब ये कि मुझे एक विशेष काम के लिए भेजा गया था यहाँ, गगन बोला। किस काम के लिए? रमा पूछी। तुमको और अनुज को अलग करने के लिए। शेखर हैरान था। उसको तो पता ही नहीं था अनुज और रमा के विषय में। किसने भेजा था तुमको? रमा पूछी। अनुज की माँ ने। और किसने? वही तो चाहती थी अनुज की शादी आभा से हो जाए और रमा उसके जीवन से चली जाए। रमा, शेखर, मधु सभी ये सुनकर शॉक्ड थे। उन्हीं ने तो मुझे यहाँ भेजा था, गगन ने दोहराया। ओ गॉड, मधु बोली। माँ ने ऐसा क्या? हाँ जी, आपकी माँ ने ही ऐसा किया, गगन फिर बोला। ठीक है, बताओ कहाँ आना है, रमा बोली। स्पीकर ऑफ करके फोन कान में ले लो, मैं बताता हूँ, और याद रखना कि तुमको अकेले ही आना है। रमा ने स्पीकर ऑफ करके फोन कान में लगा लिया। शहर के बाहर जो पुराना राइस मिल खाली पड़ा है, तुम वहां अकेले आ जाओ। कोई होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आभा को गोली मार दूंगा, गगन बोला। ठीक है, मैं आती हूँ, कहकर उसने फोन काट दिया। तुम और अनुज एक दूसरे से प्रेम करते हो ना रमा? रमा सिर झुकाए हुए थी। हाँ शेखर, मधु बोली। अनुज भैया तो रमा के पीछे पागल है। इनका प्रेम तो 2 साल से भी पुराना है। इन्हीं के लिए तो यहाँ कॉलेज में इतना इन्वेस्टमेंट किया है। तुम्हारे और रमा के प्रकरण से प्रचलित होकर ही वो आभा से शादी करना चाहते हैं। अब तो तुम समझ रहे हो ना शेखर कि किस बात से तुम चारों का जीवन खराब हो जाएगा। बेहतर ये होगा कि आप लोग अपने प्रेम के साथ फेरे लो, मधु बोली। पर अभी तो हम प्रॉब्लम में है मधु। वो मुझे शहर के बाहर पुराने राइस मिल में बुला रहा है। उसके पास पिस्तौल है। अगर किसी भी वजह से उसने किसी के भी ऊपर अगर गोली चला दी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। शेखर, तुम पुलिस को फोन कर देना, परंतु वो सावधानी बरते। पहले तुम ही कोई रास्ता देखना जहाँ से अंदर आ सको। मैं सामने से ही जाऊंगी। वो मुझे देख कुछ नहीं करेगा, परंतु तुम्हें देखकर गोली भी चला सकता है। इसीलिए तुम भी सावधानी बरतना। मधु, तुम अनुज के पास जाओ और उसका मूड देखो। अभी उसे कुछ मत बताना। आवश्यक हुआ तो शेखर उसे फोन कर लेगा। तब तक तुम चुपचाप ही रहना। ठीक है रमा, तुम कोई भी खतरा मोल मत लेना। जब तक पुलिस न आ जाए शांत रहना, मधु बोली और चली गई। ठीक है रमा, मैं भी पहले पुलिस स्टेशन जाता हूँ, फिर तुम्हारे पीछे पीछे ही ऑटो से वहाँ आता हूँ। आज उसकी खैर नहीं। शेखर गुस्सा आया। गुस्से में काम बिगड़ जाता है शेखर, इसीलिए समझदारी से काम लेना, रमा बोली। तुम बहुत अच्छी हो रमा, इसीलिए शायद अनुज तुमसे इतना प्यार करता है। तुमने अपनी जान दाव पर लगा दी बिना हिचके, ये मैं याद रखूंगा। अब जाओ भी और मुझे भी जाने दो, कहकर वो मेन गेट से बाहर निकल गई। इधर राइस मिल के एक कोने में आभा को उसने बांध कर रखा था। वो बेहोशी में थी, क्योंकि स्टोर से क्लोरोफॉर्म लेकर गगन ने उसे लगभग बेहोश कर दिया था।
अब वो धीरे धीरे होश में आ रही थी। गगन के अलावा वहाँ एक पंडित भी था और शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। आह, मैं कहाँ हूँ? आभा होश में आते हुए बोली। आप मेरे साथ हो मैडम, गगन बोला। आप गगन हो ना? ये मेरे हाथ क्यों बांध रखे हैं? आभा अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। एक सौदे के लिए मैडम। कैसा सौदा गगन? मुझे रमा चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे उससे शादी करनी है। तो ये क्या तरीका शादी करने का? जाकर उससे बात करो। मुझे क्यों बांध रखा है? उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है मैडम, क्योंकि वो तो अनुज को चाहती है तो जबरदस्ती करके तुम्हें क्या फायदा होगा? मुझे दो फायदे होंगे मैडम, एक तो लड़की मिलेगी और दूसरा ढेर सारा पैसा मिलेगा। पैसा? कौन देने वाला है तुम्हें पैसा? अनुज की माँ और कौन? उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा है अनुज और रमा को अलग करने। आपा एकदम शॉक थी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सही बोल रहा हूँ मैडम, आपसे अनुज की शादी करवाना भी उन्हीं की प्लानिंग है। आज ये मेरा काम पूरा हो जाएगा। तुम जिसको भी मिलो, शेखर को या अनुज को, मुझे क्या मतलब। मुझे तो सिर्फ रमा चाहिए और पैसा भी। कमीने, उस मासूम लड़की का जीवन खराब करना चाहते हो? खराब क्यों करूँगा? अच्छे से रखूँगा। उसकी तुम चिंता क्यों कर रही हो? अभी आती ही होगी वो। अनुज की माँ नहीं चाहती तो वैसे ही वो उस घर में नहीं जा सकती। अच्छा ख्याल आया, मैं आंटी जी को बता तो देता हूँ, कम से कम वो भी खुश हो जाएंगी, कहकर उसने अनुज की माँ को फ़ोन लगाया। हेलो आंटी जी, मैं गगन बोल रहा हूँ। ओह गगन, हाँ बताओ बेटा, अनीता देवी बोली। आंटी जी, मैंने आपका काम कर दिया है, जिसे मैं आज पूरे तरीके से निपटा दूंगा। कौन सा काम बेटा? वही अनुज और रमा को अलग करने का काम। अच्छा, वो उस समय की बात अलग थी बेटा, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं आंटी, मैंने दोनों को अलग कर दिया है। अनीता देवी के कान चौकन्ने हो गए। उसे एहसास हुआ कि कहीं गगन कुछ गलत तो नहीं कर रहा अनुज के साथ। उसने पूछा, कैसे भला? मैंने उन दोनों के बीच एक गलतफहमी पैदा कर दी कि शेखर और रमा एक दूसरे को चाहते हैं, गगन बोला। और तुम्हारी इस बात पर अनुज ने यकीन कर लिया? हाँ, क्योंकि अनुज ने जब शेखर से उसका नाम पूछा जिससे वो प्यार करता है, तो वो चुप रहा और इससे शंका और पुख्ता हो गई। अरे तो उसने बताया क्यों नहीं कि वो लड़की रमा नहीं है, अगर वो किसी और को चाहता है? इसीलिए क्योंकि उस लड़की का नाम आपा है, जिससे आप उसकी शादी कराना चाहती थी। ओह, तुमने अब क्या किया? वो उससे सब उगलवाना चाहती थी। मैंने आभा को किडनैप कर लिया है और रमा को यहाँ बुलाया है। अगर वो मुझसे शादी कर लेगी तो आपकी सब प्रॉब्लम खत्म। चिंता मत करिए, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा। अभी अचानक ऑटो की आवाज़ आई। ठीक है आंटी जी, शायद रमा आ गई, कहकर उसने खटाक से फ़ोन रख दिया। गगन गगन गगन, फ़ोन कट चुका था। उन्होंने तुरंत अनुज को फ़ोन लगाया। अनुज और मधु केबिन में ही बैठे थे। हेलो अनुज। ओ हाँ माँ, बताइए। मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। हाँ हाँ बताइए ना माँ। पहले ये बताओ कि तुम मुझे माफ़ करोगे कि नहीं? आपको किसी भी बात के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है माँ। आप जो सजा भी देंगे तो वो मेरे लिए आशीर्वाद है। आप बताइए, तुम्हारे और रमा के बीच की दूरी मैंने पैदा की थी क्या? हाँ बेटा, जिस दिन तुम्हारे पिता और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन रमा अपने पिता के साथ वहाँ आई थी, पर मैंने उन्हें वहाँ से भला बुरा कहकर तुम्हारे जीवन से दूर जाने के लिए कह दिया था। पर आपने ऐसा क्यों किया माँ? अनुज की आंख में आंसू थे। क्या हुआ भैया, किसका फ़ोन है? स्पीकर ऑन करिए, मधु बीच में ही बोली। माँ का फ़ोन है, कहकर अनुज ने स्पीकर ऑन कर दिया। बेटा, मुझे लगा कि उसी के भाग्य की वजह से मेरे पति की जान चली गई और उसका भाग्य मेरा और कुछ नुकसान ना करे करके मैंने उसे दूर जाने को कहा। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने ही गगन को वहाँ भेजा था तुमको और रमा को अलग करने के लिए। वो कॉन्फ्रेंस रूम में जो हुआ था, उसी बात को लेकर गगन ने अपना प्लान बनाया। उसको पहले से पता था कि कल दोनों प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसीलिए उसने भूमिका बांधकर तुम्हें फंसा दिया। असल में शेखर जिस लड़की को चाहता है वो आभा ही है बेटा। क्या? अर्जुन आश्चर्यचकित था, पर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तब तक तुम्हारी सगाई हो चुकी थी। रमा और शेखर के बीच कुछ भी नहीं है बेटा। मैं जानती हूँ कि तुम और रमा एक दूसरे को कितना प्यार करते हो बेटा। मुझे लगा कि अब तुम दोनों ने अपनी अलग राय चुन ली है, इसीलिए आभा से शादी करने से मैं तुम्हें रोक भी नहीं रही थी, पर आज ही मुझे ये सब पता चला। तुम भगवान के लिए रमा को बचा लो बेटा। ये आप क्या बोल रही है माँ? अनुज बोला। माँ ठीक बोल रही है भैया, मधु बीच में ही बोली। ऐसी क्या बात है जो आप दोनों को मालूम है पर मुझे नहीं मालूम? अनुज हैरान था।
बेटा गगन ने आभा को किडनैप कर लिया है और बदले में वो रमा से शादी करना चाहता है। रमा वहाँ चली गई है। उस कमीने की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अनुज गुर्राया। कहाँ लेकर गया है वो? मुझे नहीं पता बेटा, उसने फोन काट दिया था। अनीता देवी बोली। मुझे पता है भैया, पर प्लीज आप पहले शांत हो जाइए। तुम्हें सब कुछ पता था मधु, फिर भी तुमने मुझसे सब छिपाया। माँ ने उन्हें मना किया है, ये बात मुझे नहीं पता थी। भैया, रमा ने आपको या मुझे कभी भी माँ का नाम नहीं बताया, बल्कि उसने तो माँ की जान बचाई और आज वो आभा की जान बचाने गई है। अनुज रोने लगा। मैंने उसे हमेशा गलत समझा मधु। अनुज सुबक रहा था। नहीं भैया, आपने तो हमेशा उन्हें प्यार किया। उन्होंने भी आपसे बहुत प्यार किया, सिर्फ एक मजबूरी की वजह से उसने कभी स्वीकार नहीं किया। मुझे बताओ मधु, वो कमीना गगन मुझे कहाँ मिलेगा? अनुज चिल्लाया। वो आभा को शहर से बाहर पुराने बंद पड़े राइस मिल में लेकर गया है भैया। आज वो उससे जबरदस्ती शादी करेगा क्योंकि उसके पास पिस्तौल है। पिस्तौल कहाँ से मिल गई उस कमीने को पता नहीं भैया, पर समझदारी से काम करेंगे तभी सब कुछ ठीक होगा, अन्यथा किसी को गोली लग गई तो जान चली जाएगी। शेखर पुलिस थाना गया है, वहाँ से वो सीधे वहीं जाएगा। वहाँ पीछे के किसी रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश करेगा ताकि आभा को छुड़वा सके। और रमा का क्या? अनुज बोला। एक बार आभा छूट जाए तो रमा को किसी तरह बचाया जा सकता है भैया। अभी तो आभा के हाथ उसने बांध रखे हैं। तो चलो जल्दी, आज उस कमीने को मैं सबक सिखलाता हूँ। फिर आप गुस्सा कर रहे हो भैया, उसे तो पुलिस सबक सिखलाएगी, हमें तो सिर्फ आभा और रमा को बचाना है, कहकर दोनों उठे और गाड़ी चलाते हुए पुराने राइस मिल की ओर निकल पड़े। आओ आओ मेरी जान, गगन रमा को बोला। कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? सब जानते हुए भी जबरदस्ती कर रहा है। किस बात की शर्म मैडम? तुम्हारा अनुज भी तो बदले की भावना से आभा से शादी कर रहा है। उसने पिस्तौल तान रखा था। उसने बदले में मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि आभा से सहमति लेकर अपनी खुशी हासिल करने की कोशिश की। और तुम एक नंबर के मक्कार हो। एक तरफ दोस्ती दिखाते हो और दूसरी तरफ पिस्तौल तानकर शादी करना चाहते हो, तो इसमें गलत क्या है? उसे वो तरीका समझ आया और मुझे ये तरीका समझ आया। इस कमीने से शादी मत करना रमा, आभा चिल्लाई। उसे पता नहीं था कि पीछे से शेखर अंदर आकर छुपा था। छिपकर कमीनी, गगन चिल्लाया, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। नहीं नहीं गगन, रुक जाओ, तुम्हें जो मुझसे मतलब है ना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आभा को जाने दो, रमा बोली। नहीं मैडम, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक तो उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे छोड़ दिया और तुम भी भाग गई तो मैं ऐसा रिस्क कभी नहीं लूंगा। पंडित जी, आप शादी की तैयारी करिए। वो अब भी पिस्तौल तान रखा था। तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। ये अचानक कौन आ गया? तुमने तो किसी को इसके बारे में नहीं बताया। रमा, बताओ वरना गोली चला दूंगा। मैंने किसी को नहीं बताया, जो भी आएगा उसी से पूछ लेना। तभी अनुज और मधु अंदर आते दिखे। वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा, गगन जोर से चिल्लाए। मधु, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, अनुज बोला। ठीक है भैया, कहकर मधु गाड़ी में चली गई। गगन, मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में पहले से ही शक था। स्टोर में तो तुम कितना कमीशन खा रहे थे, मुझे पूरा आइडिया था, पर इतनी हद तक नीचे गिर जाओगे इसका आइडिया नहीं था। चुप कर अनुज, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ भेजा था तुम दोनों को अलग करने के लिए। उसी ने रमा को तुमसे अलग किया था। यह सुनते ही रमा ने अनुज की ओर देखा। अनुज ने भी उसकी ओर देखकर पलकें झपकाई। रमा को लगा कि वो आज पाप मुक्त हो गई और उसके बिना बोले ही अनुज को पता चल गया कि उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने ही तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की थी। क्या बोला तुमने? रमा हतप्रभ थी। हाँ मैडम, कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने ही अनुज को बुलाया था क्योंकि तुम्हारी और शेखर की बात मैंने पहले दिन ही सुन ली थी। कमीने, तुझे क्या चाहिए? पैसा? बता कितना पैसा चाहिए, पर आभा और रमा को छोड़ दे। मुझे तो दोनों चाहिए, अनुज, पैसा और रमा एक साथ। आज तो मैं तुम्हारे सामने रमा से शादी करूंगा और तुम चुपचाप खड़े होकर देखते रहना। तभी पीछे से आवाज आई। गगन फौरन पीछे पलटकर देखा। शेखर आभा को छुड़वाकर भाग रहा था। रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। रुक जाओ शेखर, रुक जाओ आभा। तब तक वो खंबे के पीछे छुप गए थे। इधर अनुज ने भी मौका देकर गगन की ओर तोड़ लगा दी। गगन ने आव देखा न ताव, फटाक से गोली चला दी। ठाई शेखर के सोवे हिस्से में रमा पलटकर अनुज के सीने लिपट गई और गोली सीधे रमा के कंधे में धंस गई। दोनों लहराते हुए धड़ाम से जमीन पर जा गिरे। तभी दूसरी गोली की आवाज आई। ठाई, ये गोली पुलिस ने चलाई थी, जिससे उसके हाथ का पिस्तौल दूर जा गिरी।
तत्काल पुलिस ने उसे दबोच लिया। सब लोग रमा की ओर भागे। रमा, 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 होश में आओ रमा, अनुज जोर जोर से चिल्ला रहा था। रमा बेहोश हो चुकी थी। रमा, रमा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रमा, अनुज चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। उसके कपड़े रमा के खून से लथपथ थे। सभी वहां आकर खड़े हो गए थे। मधु ने जैसे ही गोली की आवाज सुनी वो तेजी से दौड़ते हुए अंदर आए। उसने देखा रमा खून से लथपथ थी। उसका सिर अनुज ने अपनी गोद में ले रखा था और जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा था। तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी रमा, उठो, देखो मुझे तुम छोड़कर नहीं जा सकती रमा, उठो, उठो ना प्लीज। वो अब भी शुबक शुबक कर रो रहा था। मधु पास आई और रमा की सांसें चहकी। उसकी सांसें चल रही थी। भैया आप चुप हो जाए, रमा को कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ बेहोश हुई है, हमें इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, नहीं तो गोली का जहर पूरे शहर में फैल जाएगा। अनुज ने खून से लथपथ रमा को गोद में उठाया और गाड़ी में डालकर सीधे हॉस्पिटल ले गया। सभी लोग साथ ही थे। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया। बाहर सभी लोग अनुज, मधु, शेखर, आभा और आभा के मम्मी पापा तथा रमी के मम्मी पापा को बुला लिया गया था। लगभग 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद ग्रीन लाइट चली। क्या हुआ डॉक्टर साहब, अनुज ने पूछा। रमा कैसी है? हमने गोली तो निकाल दी है, परंतु अभी भी वो बेहोश है, होश आने तक रुकते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है बेटा, अनीता देवी सुबकने लगी। नहीं माँ, होने को कौन टाल सकता है, ये सब तो लिखा हुआ था, अनुज बोला। भैया ठीक कह रहे हैं माँ, ये सब नसीब का लिखा होता है, इसीलिए तुम दोष अपने ऊपर मत लो। तुम देखो कि जिसे तुम दुर्भाग्य समझती थी, उसने 2 बार इस परिवार की जान बचाई, यही भाग्य का खेल है। मधु वही माँ के पास बैठ गई। अनुज, शेखर बोला, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। मैं जानता हूँ पागल, अनुज ने शेखर के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर उसने आभा के पिता की ओर देखा। अंकल जी, आज आभा का हाथ शेखर को दे दीजिए, क्योंकि शेखर आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है, और मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि एक तरह से मैं उसे धोखा ही दे रहा था। थैंक्स अनुज कहकर शेखर उसके गले लग गया। आभा, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है ना? अनुज ने आभा की ओर देखा। आभा ने नहीं में सिर हिला दिया। फिर अनुज रमा के पिता के पास गया और बोला, अंकल जी, रमा की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए, पर प्लीज रमा को मुझसे अलग मत करिएगा। वो उनके पैरों में गिर गया। रमा के पिता ने उसको उठाया। देखो बेटा, हमारी खुशी तो रमा से है, वो खुश तो हम भी खुश। अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तभी नर्स बाहर आई और बोली, पेशेंट को होश आ गया है, सब लोग अंदर मत जाइए, सिर्फ उसके माता पिता अंदर जाए। रमा बेटा, तुम ठीक हो? उसके पिता ने पूछा। हाँ पापा, बहुत दर्द हो रहा है, रमा करहाते हुए बोली। ठीक हो जाएगा बेटा, हम सब यही हैं, तुम सोने की कोशिश करो। जी पापा, वो करहा रही थी। एक बात कहूँ बेटा? जी, मुझे तुम पर गर्व है। माँ की आंखें भर गई और आंसू की एक बूंद लुढ़क कर आंख के कोने से नीचे गिर गई। सो जाओ बेटा। और वो सो गई। सुबह जब आँख खुली तो सामने स्टूल पर अनुज बैठा था। अब वो थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। अनुज उसे देखकर मुस्कुराया। रमा ने मुंह फेर लिया। नाराज हो मुझसे? अनुज ने पूछा। रमा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा लो ठीक है, दवाई खा लो। वह हाथ में दवाई और पानी लेकर सामने आ गए। रमा ने उसकी ओर देखा। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। वो उठने की कोशिश करने लगी, पर उसे बहुत दर्द हो रहा था। अनुज ने उसे सहारा देकर तकिए के सहारे बैठाया। अनुज के छूने से वो एकदम कांप गई। उसकी सांस गहरी हो गई। अनुज ने उसे दवाई दी। तुम तो बड़ी बहादुर लड़की हो यार, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हें बंदूक वाली गोली खाने का भी शौक है। मैं क्यों खाऊंगी बंदूक की गोली, तुम ही खाओ। हाँ तो फिर क्यों आई तुम मेरे सामने? जाने देती मेरे सीने में गोली को, अनुज बोला। यूं ही इंसानियत के नाते रमा मुंह फेर ली। और तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? किसके सहारे मैं जीता, कभी सोचा है? तो तुम भी क्यों आए थे मुझे बचाने के लिए? रमा पूछी। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए तो मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती। आगे वो बोलने से रुक गई कि अचानक कैसे निकल गया उसके मुंह से। उसने अपना माथा पीट लिया। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। वो मैंने कुछ नहीं। वो मारे शर्म के अपनी नजरें नहीं उठा पा रही थी। नहीं नहीं, अभी तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, कहा कि नहीं? अनुज जोर से बोला। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बोलकर वो पलटने की कोशिश करने लगी और करहा उठी। डॉक्टर ने तुमको मना किया है ना हिलने डुलने के लिए, फिर क्यों होशियारी दिखाती हो? चलो सो जाओ।
2-3 दिन में वो थोड़ी कंफर्टेबल हो गई थी, तो उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। रात को उसे वॉशरूम जाना था। उसने अपनी माँ को आवाज़ दी, पर वो सुनी नहीं। परंतु अनुज उठ गया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अनुज बोला, कुछ नहीं, मुझे बस वो वॉशरूम यूज करना है, थोड़ी मदद करोगे प्लीज? या तो माँ को उठा दो, उन्हें सोने दो, मैं मदद कर देता हूँ। उसने उसे देकर उठाया और वॉशरूम तक ले गया। मैं यही बाहर हूँ, तुम अंदर हो आओ। वो अंदर गई, परंतु हॉस्पिटल वाले कपड़े उतारने में अपनी मदद नहीं कर पा रही थी। सुनो अनुज, मैं ये कपड़े उतार नहीं पा रही हूँ, क्या तुम माँ को जगा दोगे? अरे यार, मैं खोल देता हूँ ना, इसमें क्या दिक्कत है? तुम? हाँ मैं भाई, तुम्हारा होने वाला पति हूँ। किसने कहा मुझे नहीं करनी तुमसे शादी वादी? अकड़ू कहीं की। रमा बोली, अच्छा ठीक है, मत करना, अभी तो मदद करने दो, मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। रमा बोली, भरोसा जाए चूल्हे में। वो अंदर आ गया, बाथरूम कर लो, नहीं तो कपड़े ही खराब कर दोगे, कहकर उसने रमा का पैंट खोल दिया। रमा हिचकिचाते हुए रिलैक्स हुई। अनुज ने फिर से पैंट चढ़ाया और सहारा देकर उसे बिस्तर पर ले आया। अब बताओ, भरोसा हुआ कि नहीं? मैंने कहा ना, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। देखो, अगर नहीं मानोगे तो उठाकर ले जाऊंगा। हिम्मत है तुम्हें, बड़े बहादुर बनते हो, मुझे छूकर तो दिखाओ। यह सुनते ही अनुज उठा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रमा उसको पुश करने की कोशिश की, पर वो पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। हारकर रमा ने अपने आप को ढीला कर दिया। वो एकदम खो गई। फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो अनुज कमरे से जा चुका था। वो मुस्कुरा कर सो गई। अगले 2-3 दिन अनुज नहीं आया। पूरा काम उसकी माँ ही करते थे। उसे अनुज की थोड़ी चिंता होने लगी। फिर एक दिन शाम को अचानक मधु आई। आते ही वो बोली, हेलो रमा, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? ठीक हूँ मधु। अनुज कहाँ है? अचानक 2-3 दिन से आना बंद कर दिया है। रमा ने पूछा, चिंता हो रही है भैया की? मधु छेड़ते हुए बोली, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो शर्माते हुए बोली, देखो, आज डिस्चार्ज होकर तुम मेरे साथ चलोगे, आँख बंद करके, और वो भी बिना पूछे, बस मेरे कहने पर ये साड़ी पहनोगी। ये वही साड़ी थी जो अनुज ने उसे दी थी। रमा ने देखकर मुस्कुरा दिया, ठीक है, चलो फिर मैं तैयार कर देती हूँ तुमको, मधु बोली और उसको तैयार करने लगी। तैयार होकर सभी लोग गाड़ी में आकर बैठ गए। मधु ने उसकी आंखों में पट्टी बांध दी थी। गाड़ी रुकी तो मधु ने रमा को उतारकर एक जगह पर बैठाया और जैसे ही मधु ने उसकी पट्टी हटाई, वो एकदम चौंक गई। ये एक भव्य शादी का मंडप था। हॉल खचाखच भरा हुआ था। अनुज की माँ, रमा के मम्मी पापा, शेखर, आभा, माला, कॉलेज का पूरा स्टाफ, रिलेटिव्स, सभी लोग ताली बजाने लगे। शांत माहौल अचानक गूंज गया। बगल में उसने देखा अनुज मुस्कुराते हुए दूल्हे के ड्रेस में बैठा हुआ था। मैंने कहा था ना, उठाकर ले जाऊंगा, देखा तुमको ले आया ना। अब बताओ, शादी करोगी कि नहीं मुझसे? रमा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाए और नजरें नीचे कर ली। पंडित जी मंत्र शुरू करिए। पंडित जी ने चालू किया और चारों ओर से फूल बरसते ही फिजा महक गई। अब हर जगह से खुशबू बिखर रही थी। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।